अंशतः कृषि आय या पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब ये होता है कि वो इनकम जो जिसका कुछ भाग टैक्सेबल होता है और कुछ भाग टैक्सेबल नहीं होता। तमाम ऐसे व्यक्ति हैं या औद्योगिक संस्थाएं, इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जो अपने कृषि उपज का अपना उपयोग करती हैं रॉ मटेरियल के रूप में और उससे माल जो है तैयार करके ये बेचती हैं। तो जो अपने खेतों में जो अपने एग्रीकल्चरल लैंड है उससे जितना इनका उत्पादन होता है और रॉ मटेरियल के रूप में जब ये कंज्यूम करती हैं तो जो रॉ मटेरियल का मार्केट वैल्यू आती है वो रॉ मटेरियल की मार्केट वैल्यू जो है आपके नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है, यानी जिसको हम अंशतः कृषि आय या पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। लेकिन जब उसके बाद उनका प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है तो वहाँ पर जितना विक्रय होता है और रॉ मटेरियल के वैल्यू का डिफरेंस वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम या गैर कृषि आय माना जाता है जो टैक्सेबल होता है। तो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, मिले हैं, जैसे कपड़ा मिले हैं, जैसे चीनी मिले हैं, जैसे चाय बागान हैं, टी गार्डन जो हैं, या जहाँ रबड़ के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, रबड़ के बागान हैं। इनके जो खुद के अगर इनके एग्रीकल्चरल लैंड है और यहाँ से अपना ये प्रोडक्शन लेते हैं और उसका उपयोग एज ए रॉ मटेरियल करते हैं, तो जो रॉ मटेरियल का रूप में उपयोग करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू को ये एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। और बाकी उसके आगे का, जैसे चीनी बन करके जब तैयार हुई और जब से कपड़ा बन के तैयार हुआ या चाय बन के तैयार हुई, तो इनके जो रॉ मटेरियल और विक्रय का जो डिफरेंस होता है वो आपके नॉन एग्रीकल्चरल इनकम या गैर कृषि आय मानी जाती है। गैर कृषि आय टैक्सेबल होती है। इसके संबंध में इनकम टैक्स रूल्स कुछ दिए गए हैं। वो रूल्स क्या हैं? इसके लिए जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट टाइप के जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए अलग अलग के नियम हैं। जैसे मान लीजिए चीनी मिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीनी मिल का उदाहरण ले लेते हैं। तमाम ऐसी चीनी मिलें हैं जो अपने खुद के उनके ओन लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, जिस पर वो गन्ना उत्पन्न करते हैं। तो गन्ना पैदा करने में या गन्ना उगाने में जो इनके खेती के काम में व्यय होगा, जो उनकी लागत आएगी, जो उसमें खाद ये सब जुताई ये सब लगाएंगे और बन करके जब ये तैयार होगा, गन्ना तैयार हो जाएगा, तो गन्ने का ये उपयोग रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितना इसका मूल्य रखा जाए। तो गन्ने के लिए ये माना गया है कि जितना गन्ना उगाने में, जितना गन्ना पैदा करने में लागत लगेगी वो पूरी लागत ली जाएगी। कुछ मिलें ऐसी हैं जो लीज पर या खेत को जो पट्टे पर लीज पर लेकर के, किराए पर लेकर के अपना गन्ना पैदा करती हैं, तो इनका जो किराया ये लगान सब दिया जाता है वो उसमें जोड़ा जाएगा। और उसके अलावा जो इनका प्रॉफिट, एक रीजनेबल प्रॉफिट होता है, वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो कोई भी खेत हो से उत्पादन लिया जाता है जिसे रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं, तो जितनी इनकी लागत आएगी वो प्लस उसका जो खेत का लगान या किराया चुकाया जाता है वो, और प्लस जो एक प्रॉफिट होगा, रीजनेबल प्रॉफिट, वो जोड़ दिया जाता है। तो वो रॉ मटेरियल का मूल्य माना जाता है और इतना ही रकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। लेकिन अगर इनका कोई मार्केट वैल्यू उपलब्ध है, मार्केट में से ये खरीद करके ले आते हैं, जैसे गन्ना का बाज़ार मूल्य होता है, तो अगर गन्ने का बाज़ार मूल्य है तो बाज़ार मूल्य से इनका रेट लगा दिया जाएगा। अगर बाज़ार मूल्य नहीं है तब उसका जो लागत आएगी कल्टीवेशन की, खेती की जो लागत आएगी, प्लस उस लैंड का रेवेन्यू या रेंट जो पेड किया जाएगा वो, और रीजनेबल प्रॉफिट, ये जोड़ करके जो है अपना लगाते हैं कृषि आय या एग्रीकल्चरल इनकम का वैल्यूएशन करते हैं, जिसको हम अंशतः कृषि आय मानते हैं। और जो
इनका जब रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करेंगे, उसके बाद इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी तैयार माल बनेगा, जैसे आपका कपास से कपड़े बन जाएंगे या चीनी बन करके तैयार होगी, तो जो विक्रय इनका होगा, सेलिंग प्राइस आएगी, सेल्स वैल्यू जो आएगी फिनिश्ड प्रोडक्ट का, तैयार माल का, उससे ये रॉ मटेरियल की वैल्यू घटा दी जाएगी और जो ये डिफरेंस आएगा उसको हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में ट्रीट करते हैं। अब उसमें आगे जा कर के इनके मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल का डिफरेंस है। अब इसमें जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका इनकम टैक्स रूल के अंतर्गत ये दिया गया है कि कितना परसेंट हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और कितना परसेंट उसका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। जैसे आपका ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, यानी चाय का उत्पादन करना और चाय का निर्माण करना और बेचना, इसका 60% जो इनकी इनकम होगी उसका 60% एग्रीकल्चरल इनकम और 40% इनका जो है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ रबर के जो उत्पादन करने वाले हैं, जैसे साउथ इंडिया में तमाम ये रबर पैदा किए जाते हैं, तो वहाँ की जो इनका प्रोडक्शन हो रहा, जो इनकी इनकम हो रही है, उसमें से 65% 65% जो है एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और 35% ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। इसी तरीके से जो इनकी का इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्यूर्ड बाय द सेलर, अगर विक्रेता द्वारा काफ़ी बनाई जाती है और उसकी संशोधित की जाती है, बेची जाती है, तो उससे जो इनकम होगी उसका 75% 75% एग्रीकल्चरल इनकम और बाकी 25% जो है ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। कॉफ़ी में दो तरह की कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक तो प्लेन कॉफ़ी है जिसको ग्रोन एंड क्यूर्ड बाय द सेलर लिखा है, संसाधित कृषि इसका कॉफ़ी का उत्पादन और उसको संसाधित करके बेचने में। इसके बाद जो दूसरा है उसमें है उसको टेस्टी बनाया जाता है, तो उसमें भून करके पीस करके बेचना, चाहे उसमें चिकोरी या अन्य सुगंधित वस्तुएं मिली हो या नहीं हो। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन क्यूर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर, इसकी भुनाई पिसाई कर करके उसमें ये मिला करके, चाहे ये टेस्टेड हो या ना हो, इसका कितना पार्ट होगा, 60% जो है एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और 40% जो है आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो ये पार्सली के कुछ डिवीज़न किए गए हैं, 4 डिवीज़न ये दे रहे हैं चार्ट के रूप में। अगर इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम और है तो उसके लिए क्या है कि इनका जो टोटल सेल्स होगा उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माइनस कर दी जाएगी, वो जो बचेगा वो गैर कृषि आय होगी और बाकी जो है कृषि आय मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो आएगी वो कृषि आय मानी जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू किसी चीज़ का नहीं दिया है तो उसमें जो है आपका एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन यानी जो खेती की लागत है वो, लैंड रेवेन्यू यानी खेती की जो लगान है या पट्टे पर लिया है उसका किराया दिया जा रहा है, और एक रीजनेबल प्रॉफिट। रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब ये है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है, इनकम टैक्स के जो कैलकुलेशन करने वाले अधिकारी हैं, उसका रीजनेबल प्रॉफिट ये अपना डिसाइड करके इसमें जोड़ सकते हैं, या कंपनियां जो इंडस्ट्रियल कंसर्न है वो खुद अपना जोड़ेंगी, जो इनकम टैक्स के हिसाब से उचित होगा उसके हिसाब से ये जोड़ती हैं। तो ये मार्केट वैल्यू आ जाती है उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू है वो कृषि आय होगा, और बाकी जो विक्रय से इसको हम घटा देंगे तो वो बचेगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिसको ये ज़मीन से यानी लैंड से, एग्रीकल्चरल लैंड से ये संबंधित होते हुए भी उसको हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। मतलब जो कुछ इनकम है जो खेती की भूमि या भूमि से संबंधित होती है उसके बावजूद भी उसको हम कृषि आय नहीं मानते। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो कृषि भूमि है वो अपना कहीं दे दिया है
पट्टे पर दे दिया, लीज पर दे दिया और वो खेती का काम नहीं करता है उस भूमि पर, तो उससे जो इनकम होगी, जो हम एनुअल एनुटी जिसको बोलते हैं, वार्षिक वृत्ति जिसको बोलते हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चरल लैंड पर जो पट्टे पर दिया गया, लीज पर दिया गया है, या उस अन्य तरीके से दिया गया है जिसका किराया बाकी है, और किराया बाकी है तो किराए पर जो एक्रूड इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट एरियर होगा, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, यानी इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट पेबल ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। इसी तरीके से जो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, फ्रूट्स, फ्लावर ग्रोइंग ऑन लैंड नेचुरली, यानी कि जो जंगली पेड़ पौधे फूल ये सब अपने आप उग जाते हैं, जिसको बोया नहीं जाता, अपने आप उग करके ज़मीन से निकलते हैं, और उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं तो उनको बेच करके आय प्राप्त कर दी जाती है, तो ये जो है आपकी गैर कृषि आय होगी। इसी तरीके से परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब जो खड़ी फसल खरीद करके कुछ लोग बेचते हैं, तो ये कृषि आय नहीं मानी जाएगी। जैसे खेतों में गन्ना होता है, खरीद करके कुछ आढ़तिये या कुछ जो इनके ब्रोकर होते हैं वो अपना बेचते हैं, गेहूं की फसल कटवा करके कुछ लोग बेचते हैं, तो इनका जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इसी तरीके से जो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी क्या है कि खेती की भूमि को या ज़मीन को रॉयल्टी पर दे दिया जाता है। जैसे ईंट भट्ठा बनाने के लिए ब्रिकलिन्स जो हैं, ब्रिक्स बनाने के लिए जो ज़मीनें दे दी जाती है उससे रॉयल्टी मिलती हैं। जो कोल माइंस हैं, जो कोयले के खाने हैं, या जो स्टोन के पहाड़ हैं, उनसे जो इनकी रॉयल्टी मिलती है वो जो है आपकी टैक्सेबल होगी, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। इसी तरीके से बटर, मक्खन, चीज़ बनाने से जो इनकम होगी वो आय जो है गैर कृषि आय मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम फिशरीज, यानी मत्स्य पालन जिसको मछली पालन कहते हैं, डेयरी फार्मिंग यानी दुग्ध पालन, गौशाला जो इसको कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग जिसको हम मुर्गी पालन कहते हैं, ये इससे होने वाली आय यानी खेती के नेचर की होती हुए भी इसको हम गैर कृषि आय मानते हैं। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति की जाती है, तमाम लोग किराए पर पानी सप्लाई करते हैं खेती के कामों के लिए जो पानी की सप्लाई की जाएगी उससे होने वाली आय जो है वो टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम मार्केट यानी कि कुछ लोग अपनी भूमि पर मार्केट लगवाते हैं, बाज़ार लगवाते हैं, हाट लगवाते हैं, वीकली है, डेली है, या 2-2, 3-3 दिन के गैप पर लगाते हैं, तो इससे होने वाली आय क्या कहलाएगी? आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। इसी तरीके से किसी एग्रीकल्चरल कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, मैनेजर हैं या कोई और काम करने वाले हैं, उनको पारिश्रमिक या वेतन मिलता है, तो ये जो है टैक्सेबल होगी। या कृषि कंपनियों से, एग्रीकल्चरल कंपनियों से जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वो आपका डिविडेंड टैक्सेबल कहलाएगा। लेकिन चूँकि डिविडेंड भारत में एग्जम्प्ट है, कंपनियों से टैक्सेबल नहीं है, इसलिए अगर ये भारत के बाहर के कंपनी से मिलता है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ अगर भारत में किसी कंपनी से मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन डिविडेंड जो है एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये पार्शियली इनकम जो एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का है ये समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।